अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको पता है कि वैसे तो जो हमारा शो है ये है आपको एंटरटेन करने के लिए कि जैसे मर्जी हालात हों, सुबह के 2 घंटे जो है ना, जब आप अपनी चाय पी रहे हों तो आप इतना एंटरटेन रहें कि इतना अच्छा आपका मूड रहे कि वो मूड फिर आप सारा दिन उसको आगे लेके चलें। लेकिन कुछ चीज़ें वाकई ऐसे आ जाती हैं और मैंने बहुत अरसे से ना खबरें देखना छोड़ दी थी कि मुझे लगता था कि मैं और परेशान हो जाती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हमें देखना ही होता है क्योंकि उसकी वजह से हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। मैं आज अगर बजट के वाले से बात नहीं करूँगी ना तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। मुझे आज बजट के वाले से बात ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे साथ हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट, हमारा सेलिब्रिटी कपल भी मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले उस मसले के वाले से बात करेंगे जो आपको, मुझे, हम सबको दरपेश है और भाई कोई इससे बच नहीं सकता। कल बजट पेश हुआ है जनाब इस साल का, जो तकरीबन है जी 18,877 अरब रुपए का। इसमें मज़े की बात यह है कि जो सरकारी मुलाजिम मुझे देख रहे हैं कि उनके लिए तो खुशखबरी है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा है, जिनकी पेंशन है उसमें भी इजाफा है। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या है? मैं तो इतने दिनों से सुन रही हूँ कि जी महंगाई की शरह में कमी हुई है, महंगाई की शरह में कमी हुई। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग जब बाहर निकले हैं आपको महंगाई की शरह में किसी भी किस्म की कमी महसूस हुई है क्या? ये चिकन, ये मटन, खैर मटन तो छोड़ दें, मटन तो इंसान तब खाता है जब कोई आपकी या तो ईद हो या फिर दावत हो या फिर आप बीमार हो या फिर बकरा बीमार हो, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ ऐसी चीज़ों में ना सिचुएशन में चीज़ें खाते हैं। आपने चीज़ें सस्ती देखी हैं, किराए सस्ते हुए आपने नोट किया, सब्जियां सस्ती हुई ये आपने नोट किया, ये चिकन मटन ये सस्ता हुआ आपने नोट किया, बच्चों की स्कूल फीस कम हुई आपने नोट किया, ट्रांसपोर्टेशन के मसले कम हुए आपने नोट किया, ये जो आपके मोबाइल के फ़ोन बिल है ये कम हुए। मतलब आपका रेंट कम हुआ नहीं हुआ, आपकी ग्रॉसरी भी बढ़ गई। तो आपने फील ही नहीं की जो हुकूमत कह रही है कि महंगाई में कमी हुई है, ये तो मैंने भी फील नहीं की। अखराजात तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं ज़रा आपके सामने रखने जा रही हूँ, फ़र्ज़ करें वैसे तो उन्होंने कह दिया कि जो सबसे कम से कम जो तनख्वाह है वो जो 32,000 थी उसको बढ़ा के कर दें 35-36 आप उसको कर दें, ठीक है। लेकिन एक एवरेज बंदे की तनख्वाह अगर मैं इसमें पाकिस्तान में बात करूँ, ये देख लें, वो है जी 50,000 रुपये। मैं 4 लोगों की फैमिली के वाले से बात करूँगी। अब अगर 50,000 रुपये एक बंदा कमा रहा है तो 50,000 में वो अपने घर का बजट कैसे चलाता है? मुझे अभी जो मैं चीज़ें लिखने जा रही हूँ ना, वो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये तो वाकई मौजज़ा ये जो चीज़ें चला रहा है। पहली चीज़, मोस्टली लोगों का अगर अपना घर होता है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का अपना घर नहीं होता। सबसे पहले तो यहाँ पर जनाब आ जाएगा रेंट, यानी घर का किराया। घर का किराया एक 50,000 मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। चलें जी, मैं कम से कम भी मैं उसका लिखूँ तो चले भी 15,000 उसके घर का किराया हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रहने के लिए छत तो चाहिए उसको। फिर उसके बाद जनाब आप आ जाएं ग्रॉसरी पर, ज़रूरी है ग्रॉसरी। अब ग्रॉसरी पे आप लगा लें जनाब, हर चीज़ वो काट रहा है। इसमें वो सिर्फ दाल, चावल, आटा, मिर्च मसाला जाती है ले रहा है। इसमें उसमें कोई दूध नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात कर लेती हूँ और दूध को मैं कंसीडर कर लेती हूँ चाय के खर्चे में कि कभी घर में कोई मेहमानवार आ जाए तो दूध का घर में होना चाहिए, ठीक है। तो चलें उसको मैं फिर आगे यहाँ पे लगा देती हूँ, जब ऐसा कुछ कभी होगा तो चलो जी मैंने इसके लगा लिए यहाँ पे 3,000 में कम से कम लगा रही हूँ। बंदा दिन का 1 कप चाय तो आप पिए ना। उसके बाद बिल्स, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का टैंकर, बिल्स आ गए इसमें, ठीक है। 20,000 मैंने ग्रॉसरी का लगाया, 3,000 मैंने लगाया जो दूध वगैरह का जो आएगा, ऑफकोर्स उसमें चाय वगैरह भी बनी है, ठीक है। बिल्स में भी जनाब आप लगा लें खींच तान के भी। अब ये ना मैं 50,000 के बंदे को लिख रही हूँ जिसकी 50,000 तनख्वाह है, तो आपको देखिएगा कैसे। मुझे तो लग रहा है चीज़ें यहीं में पूरी हो गई हैं। चले मैं वो पंखा भी नहीं चलाते, हटा देती हूँ मैं 20,000 नहीं लेती, मैं बिल के लगा लेती हूँ 10,000, ठीक है। 4 लोगों की फैमिली है, 2 बच्चे हैं। बच्चे स्कूल तो जाते हैं ना, चलिए सरकारी स्कूल भी जाते हैं। आप हमने कर लिया
स्कूल फीस के मैंने लगा लिए 5,000, इसमें आप उसकी ट्यूशन भी ऐड कर लें, वो 5,000 में उसकी स्कूल फीस भी हो गई। ट्रांसपोर्टेशन, वो बंदा नौकरी के लिए आता है जाता है, उसको पेट्रोल तो चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के कितने लग जाते होंगे? चले, अगर वो बस पे आता जाता भी है 5,000। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है 5 नहीं 5, 6, 7,000 ट्रांसपोर्टेशन पे आना जाना। मेरे सामने टीम बैठी हुई मुझे बता रही है कि भाई नहीं, किस पे 7,000। उसके बाद खुदा ना खासा घर में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, बच्चा बीमार हो गया, बड़ा बीमार हो गया, उनको जाना पड़ गया, थोड़ा ऊपर लिखना शुरू कर दिया तो मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, चले, मैंने लिख दिया यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मैं काफ़ी दूर से भी लिख रही हूँ। अगर मेडिकल इमरजेंसी भी होगी, चले उसकी आप किसी सरकारी अस्पताल में भी चले गए तो उसका हम लगा लेते हैं तकरीबन जी 1,000 रुपये, कम से कम। तो खुशी का मौका आ गया घर में, बच्चे की सालगिरह आ गई, केक वगैरह आना है, ओकेजन्स ऐसे, इन ओकेजन्स के लिए भी आप लगा लें जी 1,000 रुपये, ठीक है। कोई भी ऐसे ओकेजन डिफरेंट आएंगे। और अगर किसी की शादी आ गई, ख़ानदान में कोई शादी आ गई, उस पर भी कुछ देना। चलें जी, लगा लिया। कोई एक शादी आ गई, कुछ भी ऐसी 500, चले जैसे 500 आजकल के आपको पता है लोग कोई देता है, लेकिन 500 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 बच्चे हैं, इनमें अगर डायपर फर्ज करें कि किसी की डायपर वाली उम्र हुई तो ₹1,000। ये भी कुछ भी नहीं है, ये कम से कम मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के सामने रखूं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मतलब 50,000 बंदे की अगर सैलरी है, रेंट वो 15,000 दे रहे हैं, चलें इसको 10,000 रेंट की भी कोई जगह मिल जाती है, ठीक है। ग्रॉसरी 20,000, बिल्स में वो 10,000 दे रहा है, स्कूल फीस जो है वो 5,000 दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें इसको 7,000 लग रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी 1,000, ओकेजन्स कोई आ गए तो चलो 1,000, फिर डायपर्स बच्चों का 1,000, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने इसमें भी लिखी ही नहीं है। तो 60 बफ तो ये वैसे हो जाते हैं, वो बेचारा तो उधार पे आ जाता है, उसकी तो जैसे तनख्वाह थी वहीं निकल जाती है। और अभी तो मैंने और बहुत सारी चीज़ें लिखी ही नहीं है इसमें। खैर, हुकूमत को भी देखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे और कहाँ आपको सब्सिडाइज़ करने की ज़रूरत है। हम भी कितने अरसे से कह रहे हैं। मेरे साथ मुख्तलिफ शहरों में जनाब रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, और रिपोर्टर्स से ज़रा मैं बात करूँगी कि क्योंकि रिपोर्टर्स लोगों में जाते हैं, वो आवाम के सेंटिमेंट को समझते हैं, और लोग इतने परेशान हैं, और ये ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी अच्छे तरीके से रीड भी कर रहे थे। ज़रा मैं इनसे जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली इस वक्त लोगों में क्या तासुरात। लाहौर से में ज्वाइन करेंगे जनाब जुल्फ़िकार अली मेहतू साहब, कराची से हमारी नुमाइंदा उम्मे फरवा हमें ज्वाइन करेंगी, हमारे इस्लामाबाद से रिपोर्टर हमें ज़ही ज्वाइन करेंगे, और साथ में हमारे साथ मौजूद होंगे पेशावर से शाहब रहमान। तो सबसे पहले तो ज़रा मैं वो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो फरवा मैं आपके पास आऊँगी। फरवा, ये जो बजट तो पेश हो गया और हुकूमत बार बार ये भी कह रही थी कि इस साल महंगाई की शरह में कमी हुई थी, जब आप लोगों में जाती तो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की तवक्कुआत क्या है, और लोग भी क्या ये ओपिनियन रखते हैं कि महंगाई की शरह में कमी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल मदीहा, ट्रांसपोर्ट हो गई, अशिया खुद नोश हो गई, या मेकअप का सामान हो गया, या दीगर चीज़ें हो गई, सब नज़र तो ज़मीन पे आती हैं, लेकिन सबकी कीमतें बजट के बाद आसमानों पर ही नज़र आती हैं। जब तक हमारी शहरियों से बात हुई, ख़ासकर ख़वातीन से बात हुई, तो उनके कुछ मसाइल हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं बजट के हवाले से। उनको ज़ाहिर है क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं उनका एक महदूद बजट होता है, हमारे हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ नहीं दी जाती उनको कि वो पार्ट टाइम कोई काम कर सकें, तो उनका एक महदूद बजट में उनका बजट कितना आउट हुआ है। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको मुतासिर करेंगी अब इस बजट के बाद, क्या कहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई एवरीवन, दिस इज़ मीरम शवेस, मे बी सम ऑफ़ यू गाइज नो। तो अब जब मुझे पता चला है कि बजट इंक्रीज़ हुआ है, ओके,
अब जब मुझे पता चला है कि बजट इंक्रीज़ हुआ है तो मैं ये कहना चाहूँगी एज अ स्टूडेंट कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डेली वेजेस होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी की फ़ी तो हम पे कर ही रहे होते हैं, अब उसके साथ साथ हमारे आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, और उसके साथ साथ कि स्टूडेंट्स को ये कोई सहूलत नहीं है कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इंडिपेंडेंट हो सके, लाइक फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। तो मे बी इस पे कुछ करना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए आप ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट से आती हैं तो कितना मसला होगा अब ट्रांसपोर्ट से आने में, और ख़ासकर जो ख़वातीन के लिए सबसे अहम चीज़ होती है वो मेकअप होती है। मेकअप का सामान भी महंगा हो गया, उसके हवाले से यार ट्रांसपोर्ट तो खैर एक फ़िक्स किया हुआ है, उसमें तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम, जब बजट इंक्रीज़ होगा तो उनके फेयर्स भी इंक्रीज़ होंगे, जब उनका बजट इंक्रीज़ होगा तो ऑफ कोर्स फेयर्स भी इंक्रीज़ होंगे। और मेकअप में मैं यही कहूँगी कि ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए बना है और लड़कियों की लाइक ज़रूरत है, पहली बात कि वो अपने लिए तैयार होती हैं, तो खैर अगर उन्हें लेना है और ऑफ कोर्स लेंगी, ठीक है, तो जब बजट बढ़ा है तो मेकअप भी महंगा हो गया होगा ऑफ कोर्स, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह से तो इन्फ्लेशन बढ़, आप अपनी चले वालदा को फरवा, देखती ये हैं तो तो, कितना ज़्यादा अब तो दिखता है मेकअप कि जो है ना, परेशानी। फरवा, ये जो अब मेकअप का जो इशू है ना, ये तो मेरे ख्याल से ये भी अब लग्जरी चीज़ों में इसका शुमार है कि आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ गुजारे तो आप मेकअप अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रा आवाम जो है मेकअप को छोड़ के जिसे घर की ग्रॉसरी ख़रीदनी है वो कितनी जो इस वक्त परेशान है। मैं ज़रा पेशावर का रुख करूँगी, शाह हमारे साथ मौजूद है। शहाब, पेशावर के लोग जो हैं ये आने वाले बजट को इसको लेके क्या सेंटिमेंट रख रहे हैं? जी देखिए मदिया, बड़ा ब्रीफली आपने अच्छे तरीके से इसको डिफ़ाइन किया कि 50,000 में एक फ़र्द अपने घर के अखराजात किस तरह उठाएं। 50,000 में इस बजट में तो उसकी तनख्वाह पर टैक्स की छूट उसको तो मिल गई, लेकिन जब वो बाज़ार जाता है और दीगर अशियाए ज़रूरिया वो ख़रीदता है तो उस पर उसकी कीमतें जब वो देखता है या उस पर जो टैक्स लगते हैं तो उससे वो मज़ीद भी परेशान हो जाते हैं। बजट से कबल बाज़ार में जितने भी सनतकार थे, ताजिर थे और आम आवाम थे, उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी तो उनकी काफ़ी उम्मीदें इस हुकूमत से वाबस्ता थी कि इस बजट में कम अज़ कम टैक्सेस की जो छूट है वो इनको मिलेगी, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स मिली और उनकी उम्मीदों पर पानी भी यहाँ पर पैर गया है। यहाँ पर जितने भी अभी ताजिर हैं वो इससे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि टैक्सेस की वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतें बढ़ेगी, जब उसकी कीमतें बढ़ेगी जो जितनी भी बाजार में ज़रूरत की अशिया है उसमें भी इजाफा होगा। यहाँ पर जितने भी कम उजरत वाले लोग, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कमी भी होती है तो ये ताजिर हजरात जो भी बड़े परेशान भी हैं, ये उस वक्त कमी करना क्यों भूल जाते हैं? उन चीज़ों में बढ़ा तो फौरन देते हैं। देखिए जी, जितने भी देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जितने भी ये कीमतें बढ़ती हैं इसको दोबारा ना ट्रांसपोर्टर्स कम करते हैं और ना ही जो ये ताजिर है वो इस कीमतों को कम करते हैं। अभी बजट में कल बजट स्पीच के बाद जो टैक्सेस बढ़े हैं वो अभी बाज़ार में इम्प्लीमेंट तो नहीं हुए, लेकिन ताजिर उस कीमतों को भी बढ़ा देते हैं इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही। यहाँ पर ईद जो चूँकि करीब है, जितने भी हम अगर दालों की कीमतों की बात करें तो 50 से 60 रुपये उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है कि इस बजट के बाद जितने भी ये दीगर अशिया है इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही इस पर वो यहाँ पे इसकी कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। साथ ही जितने भी यहाँ पर जो कम उजरत वाले लोग हैं वो भी बसत एहतराम में उनसे नाराज़ी बड़ियों के वैसे छोटे ताजे पे टैक्स पड़े तो इतना वावेला शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरी जानिब अपने जैसे ही किसी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है वो हर चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं। तो यहाँ जो है ना ऐसा लगता है कि ताजरों को लोगों की परवाह नहीं, उनको सिर्फ अपने बिजनेस की परवाह है। ज़हीर अली हमारे नुमाइंदे जो इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं, मुझे बताएं जी कैपिटल में ज़हीर आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? लोग कितने नाला नज़र आ रहे हैं? मैं तो अभी ताजिर बरादरी के देखें शिकवे तो उनके कभी ख़त्म होते ही नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारी ताजिर बरादरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स धारे से ही आउट है। देखें जो टैक्स लगाए गए हैं ना, इसमें टैक्स जो लगाए गए हैं FBR की जानिब से वो 3,800 अरब रुपये से ज़ायद के नए टैक्स मैयर्स हैं। अब आप ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से जो माजरत जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन है उनको उनकी तनख्वाहों में तो इजाफा किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इनकम टैक्स बढ़ गया है। आपने 3,800 अरब रुपये के नए टैक्सेस लगाए गए, तो ये टैक्सेस की रिकवरी कहाँ से होगी? इन टैक्सेस की जो रिकवरी होगी वो आपसे होगी, मेरे से होगी, और ताजर जो हैं वो भी जो आम शहरी हैं उन पे मुंतकिल कर देंगे। अब आपने जो मोबाइल फ़ोन है $500 का जो है उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया है, RD उस पर बढ़ा दी है, और बाकी जो इनकम टैक्स था उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। तो ये जो टैक्सेस मैयज़ लिए गए हैं ये अल्टीमेटली जो तनख्वाहदार तबका है उसको तो फ़ायदा हो गया,
25% बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है, पेंशन में 15% इजाफा है। लेकिन जो एक आम आदमी है उसके लिए इस बजट में किया है, चूँकि जो फाइनेंस बिल है उसके मुताबिक 450 अरब रुपये की टैक्स छूट ख़त्म की गई है और कस्टम ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपये इजाफी वसूल किए जाएंगे। तो ये जो टैक्स मैयर्स हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं, इस टैक्स मैयर्स का जो इम्पैक्ट आएगा वो एक आम आदमी पे आएगा। जो 50,000 की आपने बात की है, अगर 1 लाख रुपए भी आपकी आमदन हो, जो टैक्स हमारे फाइनेंस के बजट पेश भी कर रहे थे ना, तो लग रहा था कि उनको समझ, वो आम आदमी से तो रिलेट नहीं कर पा रहे। वो ऐसा लग रहा था, वो ज़्यादा कमिटेड लग रहे थे, वो IMF की डील से भी और बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन वो आम आदमी से वो उनकी वो नज़र नहीं आ रही थी, बॉन्डिंग उनका ख्याल नज़र नहीं आ रहे थे। जुल्फ़िकार अली साहब, मुझे बताएं, आम आदमी के लिए क्या है ये जो बजट आया है? आम आदमी के लिए कोई रिलीफ है? हम तो कब से सब्सिडी की बात भी कर रहे थे कि जी चले जहाँ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाते तो आप सब्सिडाइज कर दें रेट्स, उसमें आपके पास जो बाइक वाला है उसको आप और निर्ख पे दें, आपके पास अगर 800 सीसी से कम गाड़ी वाला आता है उसको किसी और निर्ख पे आप पेट्रोल दें। उस वक्त कुछ भी नहीं किया, अभी कुछ करने का सोच रहे हैं ये? नहीं, देखिए ये जो पाकिस्तान का ये वाला बजट है, ये बजट एज़ यूजुअल नहीं है, ये बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान के पास या तो ये ऑप्शन थी कि वो एक बड़ा कर्जा लेके IMF को बाय बाय कहे और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको स्टेक पे लगाए और ये बजट जो है इसका बजट बना दे ताकि उसकी पॉलिटिकल जो उसकी हैसियत है या उसकी पोजीशन है वो बेहतर हो सके। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये थी कि वो पहले साल ये कड़वा घूंट पिए और उसके बाद अगले 2-3 साल में इसको रिलीफ की शक्ल में तब्दील करे। ज़रा बजट की मैं आपको सूरत हाल बताऊँ, पाकिस्तान इस वक्त खड़ा कहाँ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। 12,970 अरब रुपए का आपने टैक्स रेवेन्यू वसूल करना है, उसके अंदर 7,436 अरब रुपए आपने सूबों को बांट देने हैं। उसके बाद आपने जो सूद पे करना है वो 9,775 अरब है। दफ़ा में आपने 2,110 अरब रुपए देने हैं और पेंशन में आपने देना है 1,014 अरब। तो यानी ये जो अगर सूबों को ना भी दें तो टोटल ये जो 3 बड़े खर्चे मैंने आपको बताया ये निकाल दें, ये खर्चा हो जाए तो सिर्फ पाकिस्तान के पास आपका पूरा हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए 71 अरब रुपए बचते हैं। अब 71 अरब से पाकिस्तान कैसे चलता है ये आपको पता है कि ये नहीं चल सकता। तो इसके लिए फिर हुकूमत पाकिस्तान ने वो हमेशा से जो होता आ रहा है वही हो रहा है, 7,804 अरब रुपए का नया कर्जा लेगी और उसके ऊपर 9,000 और जाने में जैसे मैंने आपको पहले 9,775 अरब रुपए का सूद पे किया जाएगा। तो ये 52% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर सिर्फ आपका सूद जाना है। सबसे बड़ा मसला जो बनता आ रहा है, पहले लोग कहते थे डिफेंस बजट कट करें, सिविल गवर्नमेंट के खर्चे कम करें। अब सिविल गवर्नमेंट और डिफेंस तो आप छोड़ दें, आपका 52% एक्सपेंडिचर जो है वो सूद में जाना है और इसके सिवा आपके पास रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि 71 अरब रुपए से आपने कैसे गवर्नमेंट चलानी है ये आपको समझ आना चाहिए। टेक्निकल बात नहीं करती, लेकिन जो मेरी आवाम को बात समझ में आई है वो बात करते हैं। ये कर्जों से हमें निजात कब मिलेगी? चले मुझे बताएं, मुझे कि रोटी से रोटी लगा के खा लो, ठीक है, वैसे कर लो, हालात हो जाएंगे। टैक्स से मुझे छुटकारा कब मिलेगा? ऐसा लग रहा है कि कर्जे से हमें कभी छुटकारा भी नहीं, ये दुनिया में ये ख्वाबो ख्याल की दुनिया में की बात आप कर रही हैं। पूरी दुनिया में कहीं ऐसे टैक्स से छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ बैड गवर्नेंस की पूरी सीरीज है, 70 साल से कर्जे से आपने कहाँ से छुटकारे की बात करी? कर्जे से छुटकारा तभी मिलेगा जब आपका टैक्स इकट्ठा होगा। आपके ताजर जो है वो देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का 9,000 अरब रुपए की प्रोडक्शन करता है, GDP में शेयर है और पूरे मुल्क में इनकम टैक्स देते हैं। पूरे पाकिस्तान के जो जिम्मेदार हैं, जागीरदार हैं, वो सिर्फ 8 अरब टैक्स देते हैं 9,000 अरब रुपए की GDP कंट्रीब्यूशन के बावजूद। 6,000 अरब रुपए की ट्रेड होती है, होलसेल ट्रेडर मार्केट में से इकट्ठा कर लिया जाता है। उससे तो कई सारे टैक्स आज इकट्ठा कर लिया जाता है। सदर मार्केट से क्या आपकी मैं कराची की ये ख्वाबो ख्याल की बातें हैं। फरवरी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ ही कराची से, साथ में हमारे साथ शाह रहमान हमारे नुमाइंदे मौजूद थे पेशावर से, और जहीर हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से, और बता रहे थे कि एग्जैक्टली जो टैक्स है जो लगा है उसकी सिचुएशन क्या है। और यही लग रहा है कि जी जो टैक्स लगा ये आम आदमी के लिए टैक्स हुआ नहीं, क्योंकि जैसे बजट अनाउंस होता है ना, हर चीज़ महंगी हो जाती है, उसकी एंटिसिपेशन में ही चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। तो जनाब अब प्राइवेट तबकों में तो तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, लेकिन सरकारी तबकों में जो है ऑर्गेनाइजेशंस में वहाँ तो तनख्वाह बढ़ने लग जाती है। और ये वो ऐसा कसम से टाइम होता है, मैं कहती हूँ बंदे के पास सरकारी नौकरी हो ना, मतलब आपको टेंशन ही ना हो। ये
बजट आने पे रोना और आपका मेरा काम है, हम रोते हैं, लेकिन बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं और जो बड़े अच्छे तबके बैठे, मतलब 21वें 22वें ग्रेड पे जो लोग बैठे होते हैं, उनकी तो तनख्वाहें जो है वो बड़ी होती, तो उनका तो फ़ायदा हो रहा होता है। आई विश के जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की भी ऐसे ही हर साल जो है वो तनख्वाह बढ़ती। खैर मज़ीद आपको परेशान नहीं करूँगी क्योंकि हमने तो रहना ही परेशान है, हमने कर्जे लेते रहने हैं, हम पे सूद चढ़ता रहेगा और फिर ऐसे हमारे टैक्स भी बढ़ते रहेंगे और हम महंगाई की चक्की में पिसते ही चले जाएंगे। तो ये तो हमारी ज़िंदगी है और हमें इससे लगता है कि ख़ुद को यूज़ टू करना पड़ेगा। जो मेरे आज के बहुत अच्छे गेस्ट हैं, मैं उनसे भी आपकी ज़रा मुलाकात कराती चलूँ। बहुत प्यारे लोग हैं जनाब। जो हस्बैंड हैं उनको तो आप टेलीविज़न पे देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और वो जब स्क्रीन पर आते हैं तो वो भी चार चांद लगा देते हैं, शो पे जब आते हैं तो बहुत रौनक लगाते हैं। और आज अच्छी बात है कि आज वो अपनी बहुत ही प्यारी बेगम के साथ, जिनके साथ अपनी सोशल मीडिया पे तो मोहब्बत का बहुत दफ़ा इज़हार करते हैं, और उनकी जो बेगम भी हैं वो पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट, अगर मैं बोलूँ कि जो PR कंसल्टेंट हैं वो हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े जो इवेंट हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। ज़ोरदार ताली में मेरे जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, फिर से कहूँगी, आदत है कहने की गो के लाइव ऑडियंस से है नहीं, ज़ोरदार ताली में वेलकम करेंगे खालिद अनम साहब और उनकी वाइफ तहमीना खालिद को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कैसी हैं? आप तो सुबह बजट के दुखड़ेल डाल दिया। बस क्या करें जी, बजट की परेशानी बहुत ही है। मैं आप लोगों से भी वैसे बजट के वाले से बात करूंगी, आपके घर के बजट के वाले। बजट किया तेरे वादे पे एतबार किया। लेकिन मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खालिद अनम साहब और उनकी एहलिया तहमीना खालिद, जो कि दोनों इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में जाइंट्स हैं इन देयर फील्ड, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। देयर पावर कपल एज वेल माशाल्लाह से। तो उनके बच्चे भी जो हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं। मैं उन बच्चों के बारे में बात तो करूँगी, लेकिन पहले एक बार फिर से वेलकम टू माई शो। थैंक यू। और आप लोग के आने से पहले जो मैं बजट पे रो रही थी, बस आंसू नहीं निकले मेरे। लेकिन मुझे बताएं, जब हर साल बजट आता है तो क्या आप लोग भी आम लोगों की तरह वैसे मुतासर होते हैं? आप लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम अपने बाकी चीज़ों की फीस बढ़ा लेंगे। हमें अब समझ आता है मुझे तो कि गालिब ने तभी कह दिया था, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, तो बस हम कर्ज की खाए पिए जा रहे हैं कि कभी तो ठीक हो जाएगा। अभी तो हम उससे गुजर गए उस स्टेज से। क्या जब से हमने होश संभाला यही है, इसी बात पे हम खुश होते हैं कि भाई इससे कर्जा मिल गया, उससे कर्जा मिल गया, इस महाजन से लिए। मुझे लगता है वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा तारीख में कि जो आखिरी ताजदार हिंद थे वो अपना पूरा दरबार चलाते थे महाजन से कर्जा लेके, और इन्हें वो उनको बनिया कर्जा देता था, इन्हें कहने को बादशाह, लेकिन वो उस पर चलते थे। तो हमारा ये पहले से है, ये अभी हुकूमत से नहीं है। नहीं ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबा काम है हमारा। यानी कि हम पीछे से ऐसे सारा तो बहादुर शाह जफर जो थे वो, यू कैन से दैट, वो तो खैर एक नहीं बिल्कुल है, बहादुर शाह हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। बट द तो पॉइंट इज कि जो कल रात वाला बजट है, मैं तो ये समझती हूँ कि उसके तो असरात अभी तक हमने झेले नहीं है, बट लास्ट 2 इयर्स में जो महंगाई हुई है, और मुझे ये लगता है कि जो महंगाई हो रही है हमारी, मतलब मैं वीकली ग्रोसरीज करती हूँ बिकॉज वी लिव इन सी व्यू, तो हम वहाँ महीने का राशन नहीं कर सकते बिकॉज वो खराब होने लग जाती बहुत होती है। सो एवरी सैटरडे वी डू आवर ग्रोसरीज। एवरी सैटरडे जो हमारी रेगुलर चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ी हुई होती है। अच्छा, वो जो रेगुलर चीज़ें हैं जिसमें डबल रोटी है, जिसमें दूध है, जिसमें अंडे हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, बिकॉज अब हालात उस टाइप के हैं कि लोग इम्पोर्टेड स्टफ़ ना आ रहा है ना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम ग्रोसरीज में कोशिश करते हैं लोकल स्टफ़ ही लें। मुझे बॉयकॉट वाली भी काफ़ी चीज़ें आगे नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह है, और ये मैं आपके चैनल के प्लीज़ ज़रिए कहना चाहूँगी, बैड गवर्नेंस, नो चेक एंड बैलेंस। आप मुझे ये बताइए कि अगर दूध की कीमत हर हफ्ते बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है और उसको चेक क्यों नहीं किया जा रहा? प्राइस कंट्रोल अच्छा, मुझे ये बताएं, दूध तो बाहर से नहीं आ रहा ना भाई, डॉलर्स में नहीं आ रहा, आपकी अपनी भैंसें दूध दे रही हैं,
क्यों आप चेक उसमें एंड पता है बैलेंस ये नहीं शाकिर रख गुर्जर रहे? साहब जिनको अगर बुलाएं भी तो वो ये पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जो भैंस को जो चारा डलना है ना और वो बहुत सारी जो चीजें डलनी है चारे के नहीं, अलावा देखिए, चीजें डलनी ये है और सब पोल्ट्री तो- फार्म की भी वो उनके पास नहीं नहीं, मतलब वो तमीना सही कह रही, जो गवर्नमेंट ने भी अपॉइंट की हुई ना जी। कीमतें उससे भी बढ़ के बेचते ये तो हैं। हमेशा से तो ये- उसको कोई रोकने वाला नहीं है ना। कभी भी क्यों नहीं, गवर्नेंस पे अब आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपका इलेक्शन हुआ है, ओथ्स लिए गए हैं, बहुत सारे वादे हुए, मैं वैसे कहीं कब भी नहीं लिए जाते, ये भी है ना। मैं गवर्नेंस नहीं देखती कहीं भी। कभी आपने टीवी पे मैंने तो पिछले वैसे जब से होश संभाला पिछले मैंने 2 governance साल ही में आपने ये खबर सुनी है कि प्राइस हाइक की वजह से फलाना दुकान पे छापा पड़ गया, गवर्नमेंट ने चेक की प्राइसेस? उससे पहले भी नहीं हुआ ये। वाई? ये यही बात है ना, मतलब सिर्फ 2 सालों की गेम नहीं, ये हम तो लगता है इम्यून भी इसके हो चुके और हैं। इससे हो ये रहा है, हाँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने 50,000 की तनख्वाह कही और आप बड़े मजे से हिसाब लगा रही थी 7,000 की तकलीफ से लेकर भाई, इतनी मेरा सारी मतलब चीजें, वो, हाँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने माशरे में स्ट्रीट क्राइम को दावत दे रहे, स्ट्रीट क्राइम को सिर्फ दावत नहीं दे रहे, उसको इंडोर्स कर रहे, क्योंकि जब जो बेसिक चीज़ है ना, बहुत सारे लोगों ने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है, खाना तो हर किसी ने खाना है ना। और सबसे अलार्मिंग चीज़ है जिसकी तरफ किसी की सोच नहीं जा रही, प्राइसेस ऑफ मेडिसिन्स। जी इस हद तक प्राइसेस मेडिसिन्स की बढ़ती जा रही हैं, और वो मेडिसिन्स हैं जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स बना रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, उसमें मैं आपको सब अच्छा किसी की बात में चलना है, तमीना जी सब कहते हैं देखिए जो हमारे फलाने जो फॉर्मूला से चीज़ें आती हैं वो सारी बाहर से आती हैं, डॉलर की प्राइस, उन सब दे ऑल हैव देयर जस्टिफिकेशंस। आप उनसे बात करके कहते हैं यार मैंने बात ही क्यों की, या आपने पोल्ट्री फार्म्स वगैरह की बात की, दूध वगैरह की बात की, वो भी फिर आपको ऐसी बात करते हैं ना कि आप कहते हैं अच्छा यार हमारे मुल्क में कोई चीज़ ये जो मुर्गियाँ दाना खा रही है ये भी मुल्क में ही बनता है। आपको लगता है हर चीज़ देखिए, बाहर से आ रही है। मैं एक बात ऐसी बताऊं, है। जस्टिफिकेशन सब चीज़ों की हाँ। है, मगर आप मुझे ये बताइए, आप चल मैं तो मूड चेंज कर लेती हूँ। हाँ यार, हल्का करो यार। आप भी you're also हल्का sort धीरे of working for this channel। आपके पास जवाब है कि आप कल को जाएं और आप कहें कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, आप वो जवाब दे सकती हैं? अंडे महंगे हो गए हैं और भैंस का चारा महंगा हो इसलिए गया, मेरे क्या सुना जाएगा? हाँ, बस मैं फिर हमारे बताऊं, मुतालबात पूरे करो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाबी में एक मिसाल है, सॉरी, वो कहते हैं पंजाबियों को समझ आती ना, आपको भी आएगी, मन हरामी ते हो जाता ढेर, ठीक है ना। जब दिल ना कर रहा हो तो आदमी 1000 बहाने बनाता है। अच्छा, मुझे ये महंगा हो गया, वो महंगा। मुझे बताएं उसकी जरा हुज्जत में क्रिकेट के वाले से बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप क्रिकेट की बड़ी हाय, फैन भी हाय। हैं और मैं अभी तेजीना बहुत ज्यादा है, हाँ, बाप। और अभी जो Extremely heartbroken। जी अभी जो माशाल्लाह से हम अमेरिका से हार गए, उसके बाद जो हम इंडिया से भी हार गए, चलिए कनाडा को हमने हरा दिया, ये उनकी मेहरबानी। शुक्रिया। किस तरह शुक्रिया हराया जनाब, कि शुक्रिया, कनाडा आपके शुक्रिया। पैर पड़ गया कि खुदा के लिए बना लो ये रन्स, प्लीज बना लो। अच्छा, मतलब आपके पैर पड़ा तब आप जाके जीते ये कनाडा से। गुस्से में आ जाती जब ये देखी। बहुत मैं ज्यादा, बहुत मैं ज्यादा। बहुत सेंसिटिव हूँ cricket ये बहुत ज्यादा बाहर निकल जाती, कभी मेरी- बंद कर दो, रहने दो। मैं आई एम एक्सट्रीमली इमोशनल अबाउट क्रिकेट। ये और हमारा बड़ा बेटा और दो मेरा हैं। बड़ा बेटा, मेरी फैमिली मैं में और क्रिकेटर्स कुमैल भी चिल्ड रहे हैं। हैं, और उसके लिए मेरी सिर्फ वसीम अकरम की सजेशंस को मैं इंडोर्स करना चाहूँगी। पूरी टीम को फायर कर दें, हम 5 साल की ब्रेक लें क्रिकेट से, हम पढ़े लिखे इंस्टीट्यूट से बच्चे उठाएं, जो लम्स की टीम्स हैं, ग्रामर स्कूल्स की टीम्स हैं, नहीं ये जो ज्यादा अच्छी- है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे जो हम नहीं, आप मतलब वही बच्चे- जमीन पे वही आप क्लब वही क्लब वही क्रिकेट आप खेलें आप ना। सरकारी स्कूलों से भी बना उठा तो लें। हाँ, हाँ, वही ना, गवर्नमेंट स्कूल। देखिए मदीहा नहीं, आपको एक चीज माननी पड़ेगी, आपको प्लीज माननी पड़ेगी कि तालीम बहुत लैक करती है हमारी क्रिकेट टीम। जब आप तबसरे करते हैं उससे अंदाजा हो जाता है, कभी आप सिखों का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी आप पख्तूनों ये का तो- मजाक उड़ा रहे हैं। और वैसे, दूसरी बात, प्लीज टेल मी, लेट मी टेल यू समथिंग, जिस बैकग्राउंड से, एक गरीब बैकग्राउंड से आया है, उसको आपने 50 लाख रुपए महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो मोटिवेटेड नहीं है, उसके लिए वो रकम बहुत ज्यादा है, उसके लिए रिकॉर्ड्स मैटर नहीं करते, उसके लिए नेशनल प्राइड मैटर नहीं करती। वो तो बैठ के खा रहा है ना भाई, 50 लाख रुपए महीना उसको मिल रहा है, ठीक है ना। जो हमने अमेरिका टीम देखी, अमेरिकन टीम का आपने सुन लिया होगा, आई डोंट नो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उनको $250 मिल रहा है पर मैच, मैं, ठीक है।
कोई बस आप अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना भाई, बेटे को क्रिकेटर बनाना। मुझे बाकी मैं अक्सर ये सोचती हूँ क्रिकेटर ही बनाऊंगी जब वो मिसाल बदल गई ना, जो 7 मिलियन लिखोगे, जब इनके पढ़ोगे। वो हैं। Exactly. तो अब लेकिन दूसरी बात ये कि आपने ठीक है वो तालीम की आपने सही बात की, लेकिन हम ग्राउंड से जब बच्चे उठाते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो मैं अब बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के देखूँ उनको पकड़ने शौक भी नहीं होता। हाँ उनकी लैंग्वेज उनकी ग्रूमिंग पे ज़रूर काम Grooming पे करें, बिल्कुल लेकिन करें। ये जो आप बात करी ना कि जो उनको बात करने की तमीज़ किसी को क्या बात करें, वो पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं है। हमने अपने वानों में भी देखा लोग किस तरीके से पढ़े लिखे लोग आके क्या बिल्कुल, ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। बदज़बानी। So I believe- No, please, Madhya, that's not excuse. नहीं, वो कुछ और कह रही है ना। आपके पहले क्रिकेटर्स में कैसे बात करने की तमीज थी? आप में वो भी उनकी भी हम अंग्रेजी को Grooming, डिस्कस करते हैं ना, grooming, लेकिन grooming। बात ये है कि पर्सनल हमारे यहाँ ग्रूमिंग कराए ना अच्छा मैं टीम को। निकल रही हूँ उससे भाई, हमें मैं निकल 10 रही बार हो, के छोड़ रही हूँ। ये तो लग रहा है कि पता नहीं कोई हाँ। अजीब कोई मूड ना सेट हाँ, हो जाए। नहीं, चिल हाँ, करो, चिल ठीक है, अच्छा जी। तो जरा हम थोड़ा सा हम काम डाउन हो जाते हैं। अच्छा मुझे इधर मैं आप लोगों पर आती हूँ कि आप माशाल्लाह से शादी को कितने साल हो गए आपके? बताओ भाई हमें। 30 years हो जाएंगे सितंबर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अच्छा आपको क्या आज भी तमीना जी इतनी प्यारी लगती है जैसे जी आपने उनको बिल्कुल, पहले दिन उससे देखा ज़्यादा, था? उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा बिकॉज उससे पहले तो वो सारे गुण पूरे खुल के नहीं आते ना। जब आप इनको एज अ मैनेजर देखा, इनको एज अ मदर देखा, इनको एज अ वाइफ देखा, वो तो आप पहले तो नहीं जानते। बट माशाल्लाह आई मस्ट से आई एम अ वेरी लकी मैन। तो बहुत इसमें तो कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे दिल में कोई डाउट्स नहीं है। नॉट इन अ मिलियन ईयर्स विल आई ट्रेड हर फॉर एनीथिंग। कितनी प्यारी बात है। 3 डेकेड्स माशाल्लाह से 2 बच्चे, कितनी चेंजेस खालिद साहब आपने भी आई और कितनी चेंजेस आप में भी आई? अगर हम चेंजेस की बात करें, खुद को कितना बदला आप लोगों ने? आई फील दैट मेरे जैसे आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादा इसने कोप किया, हर औरत करती है, बट अब चूँकि मेरी केस की बात है तो इसने बहुत सेक्रीफाइस किया, इसने बहुत कंट्रोल किया, इसने बहुत बर्दाश्त किया होगा ना। अच्छा क्यों वैसे ऐसे क्यों कह रहे कि मेरे जैसे आदमी के साथ रह रहे हो कि इनको गुस्सा से आता नहीं, है? मिजाज होता है। मैं अपना इस एज में मैं अपने आप को जानने लग गया हूँ ना, तो सिर्फ मैं ही अपनी कंपनी बर्दाश्त कर सकता हूँ मेरे ख्याल से। और आई एम अ वेरी ब्लंट मैन, नहीं डिप्लोमेटिक भी होता हूँ, बट ये कि मैं एक चीज़ आपको बताऊँ जहाँ से बिल्कुल एक दुनिया नहीं, एक वाक़या नहीं होता। लास्ट वाक़या मैं यही कहूँगा जब मुझे कोविड हुआ, आई वॉज टोटली डॉक्टर्स हैड गिवन अप ऑन मी। ये मुझे वहाँ से निकाल के ले आई, मौत के मुंह से निकाल के लाई। एंड शी वॉज ऑन हर टोज, शी एंड माई बोथ माई सन्स, दोनों हमारे बेटे पंजों पे खड़े रहे थे और उन्होंने मुझे बचा लिया। तो भाई कुछ तो किया होगा ना। तो नहीं, इसमें विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आई कैन से दैट शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ऑनेस्ट है, सच है। सच वक्ती तौर पे कड़वा लगता है, लेकिन इन द लॉन्गर रन आप कहते नहीं यार सही था ये। तो दोस्त तो वही होता है ना जो सच बता दे। शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड दैट वन कैन हैव, शी इज़ द बेस्ट वाइफ, शी इज़ द बेस्ट मदर। सो और क्या चाहिए होता है? इतनी जिसे कहते हैं ना कि एक फ्लॉड दुनिया में फ्लॉलेस तो कोई भी नहीं होता। हाँ, वैसे कैसा लगता है तमीना जी जब इतनी माशा से ही इज फुल ऑफ प्रेजेस फॉर यू, तो कैसा लगता है वैसे? अच्छा लगता है ऑब्वियसली। और ये कितनी फ्रीक्वेंट होती हैं तारीफें वैसे? Khalid is mashallah very gracious. He says whatever comes in mind. जो difficult वाला part है, लोग नहीं मानते, but Khalid is extremely short tempered and he's a very difficult person because हर वो इंसान जिसके likes and dislikes बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा असूल पसंद है। अच्छा मैं भी हूँ, मगर मैं खामोश हो जाती हूँ मसलहतन, अक्सर औरतें हो जाती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खालिद का एक जो किसी भी हाउसवाइफ के लिए कोप करना बहुत मुश्किल होगा, मटीरियलिस्टिक नहीं है बिल्कुल। ही विल ओनली वर्क व्हेन ही वुड वांट। He would only take up projects which would appeal him, दिल के लिए या किसी कॉज के लिए। अगर कोई कॉज है तो फ्री में भी काम कर लेंगे, बहुत काम फ्री में करते हैं बच्चों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो खूबियाँ होती हैं, बट आपकी डे टू डे लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलात लेके आती हैं। मतलब आई थिंक इज़ एक्सट्रीमली ब्लंट एंड उससे कभी कभी डर भी लगता है इंसान को। वैसे आप में क्या जो है वो चेंजेस आई हैं?
मेरे में क्या चेंजेस आई हाँ, हैं इन 30 सालों में? इन 30 सालों में क्या चेंजेस आई हैं? मैं आई थिंक शुरू से पेशेंट बहुत ज़्यादा थी एंड खालिद से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। खालिद से सबसे ज़्यादा मैंने आई ऑलवेज थॉट दैट आई एम मोर रिलीजियस दैन हिम बिकॉज रिलीजियस मैं एज अ टीनेजर बहुत ज़्यादा थी और यंगर एज में भी, जिसे आप कहते हैं प्रैक्टिसर रिलीजियस जो होता है, नमाजें, रोज़े, ये सब। अच्छा, आपकी ये पिक्चर्स भी जो है वो साथ में शेयर खालिद से मैंने बिलीफ को बहुत ज़्यादा सीखा है। मतलब खालिद को कोई चीज़ स्पिरिचुअली जितने वो स्ट्रॉन्ग हैं, हाँ। खालिद को कोई चीज़ बॉदर नहीं करती, मतलब ये पैनिक नहीं होते। नसीब पे बहुत ज़्यादा यकीन है, अल्लाह ताला के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन मुझे भी है, बट मेरे में ये चीज़ है कि मैं पैनिक करती हूँ और मैं हाइपर भी होती हूँ। आमतौर पे औरतें होती हैं, अब ये काम नहीं हुआ, ये कैसे होगा, बच्चों के रिज़ल्ट के बारे में, बच्चों के पढ़ाई के बारे में, इस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में एंटिसिपेट करके मैं हाइपर होती हूँ एट टाइम्स। और मगर खालिद से मैंने अब ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सीख लिया है कि जो चीज़ नसीब में होगी वो आपको मिलेगी और वो आपको, आप घर भी बैठे हुए होंगे तो आपको मिलेगी। इमाम मुत्तकियान का कॉल है कि वक्त से पहले नहीं है, नसीब से ज़्यादा नहीं। तो ही हैज टॉट मी दिस थिंग एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। तमीना जी, एक बार शो में ना खालिद अहमद साहब ने बताया था कि उनके वालिद साहब जो थे ना वो बड़े डिसिप्लिन थे चीज़ों को लेके। ये भी बिल्कुल वैसे ही डिसिप्लिन फादर हैं जो बच्चों को लेके सब चीज़ों। खालिद कुछ चीज़ों में डिसिप्लिन है, मगर बच्चों की जहाँ अपब्रिंगिंग का ताल्लुक रहा है, मैं ज़्यादा डिसिप्लिन। आई वॉज रियली अ स्ट्रिक्ट मदर, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज वर्किंग वुमन थी। बहुत टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मेरी बहुत अच्छी थी, टाइम के साथ मैनेज करना हर चीज़ को, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, खेल के टाइम पे खेल। वी वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्लीपिंग टाइमिंग्स के इस टाइम पे सोना है। हमारे जब बच्चे स्कूल गोइंग थे तो मेरे जो दोनों बेटे थे, जब तक वो स्कूल में रहे हैं 11th क्लास तक, उनकी फुल अटेंडेंस होती थी। दे नेवर मिस देयर स्कूल। मतलब सो मच जो के पाकिस्तान में बम भी फट रहा है और माएँ छुट्टियां करवा देती थी, हम छुट्टी नहीं करवाते थे बच्चों को। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड। मैं समझ सकती हूँ कि इनके बच्चों का क्या गम था, क्योंकि हमें भी कभी छुट्टी का मौका ही नहीं मिलता नहीं, था। वो मैं आपको बताऊँ, हम बड़े आजकल हम और वही चीज़ मैं अपने 2.25 साल के बच्चे पे करी कि वो समर कैंप से भी छुट्टी नहीं कर रहा। बिल्कुल अच्छी बात। नहीं, हम बड़े परेशान होते हैं, हम किसी बच्चे को रोता देखते हैं ना, हमारे बच्चे रोए कभी नहीं। पता नहीं मुझे ब्रेक लेनी है, कथा कलामी की बात है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खालिद अहमद साहब और तमीना खालिद हमारे साथ शो में मौजूद हैं। मैं ज़रा हमारा वो सेगमेंट आ गया ना जिसमें हम जल्दी जल्दी से सवाल पूछते हैं और दे हैव ऑल द टाइम, मतलब जो भी जल्दी जल्दी में जवाब दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, बट जवाब देना शर्त है। खालिद साहब, पहले आपसे सवाल करूँगी कि अगर तमीना भाभी आपकी लाइफ में ना होती तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती? इनकम्प्लीट होती। तमीना तो अब लगता है कि मेरे साथ ही आई थी, साथ ही जाएंगे इंशाल्लाह। इनके मशवरे पे कितना काम करते हैं? बहुत, काफ़ी काफ़ी। आप तमीना जी के साथ हर बात शेयर करते हैं? कुछ बातें ऐसी भी हैं जब उनको नहीं बताते? ज़्यादातर शेयर कर लेता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि उसे तकलीफ देंगी, वो नहीं बताता। अच्छा, उनकी कोई ऐसी आदत जो आप चाहते हो कि आपके अंदर भी मौजूद हो? उनकी जो आदत मुझ में मौजूद हो, डिसिप्लिन आई वुड से। क्या बच्चे हो जाने के बाद बेगम सिर्फ बच्चों की अम्मा की हद तक रह जाती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लाई हो जाता है प्यार और बढ़ जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, खालिद भाई से कोई बात मनवाना कितना आसान है? डिपेंडिंग क्या बात है। अगर कोई ऐसी बात है कि जो बिल्कुल इनके असूल के खिलाफ है, नो वी वोंट डू इट। और मूड पे भी डिपेंड करता है?
नहीं, मूड पे नहीं डिपेंड करता, बिकॉज मुझे पता है कि किस वक्त क्या बात करनी है। अच्छा, आप दोनों को अदब से लगाव था, इसलिए आपके दरमियान जो दोस्ती का भी वो रिश्ता भी रहा। बिल्कुल। इस एक आदत के अलावा और ऐसी कौन सी आदत आप दोनों में जो कि आपको लगता है सेम है? मुझे लगता है हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर था, एक तो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त लोग एक तरह के होते थे और लोग कहते भी थे कि अपनों में शादी करो। तो मुझे लगता है हमारे घर के माहौल भी थोड़े बहुत मिलते थे। और खालिद में और मेरे में एक चीज़ जो बहुत कॉमन है वो कॉमन गोल्स हैं, और जो कॉमन गोल्स हैं वो हमारे बच्चे हैं। रिलीजन एक बहुत रिलीजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉमन पॉइंट है। घर बनाना है, घर को फैमिली को लेकर चलना है, वो एक बहुत कॉमन पॉइंट है। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अच्छा, कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि आपको लगा कि नहीं खालिद से ये बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा या बाकी चीज़ शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? नहीं, शेयर यानी करना वो मुझे family। खालिद से कभी कोई मुश्किल नहीं लगता। कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये बताएं कि बच्चों में से किसकी शख्सियत अपने वाले से मिलती जुलती है, आपके दोनों बेटों में से? अम्मार की, अम्मार बड़े वाले की। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे से काम के हवाले से मशवरे लेते हैं या फिर एक दूसरे को इस हवाले से आप लोगों ने स्पेस दी हुई है? नहीं, मैं बहुत मशवरा लेती हूँ अपने काम के बारे में। और आप इनके काम देखती हैं, फिर इनको आप मशवरा देती हैं? मैं जी देती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़रा चाहती हूँ जी कि एक सरप्राइज़ हमारे पास मैसेज है इन दोनों के लिए, वो अभी ज़रा चलवा दूँ मैं? चलें जी, ज़रा आपके लिए सरप्राइज़ मैसेज है, तो ज़रा वो मैसेज सुन लेते ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डीनो अली और ये मैसेज मेरी बहन तहमीना और मेरे ब्रदर इन लॉ खालिद अनम के लिए है। और मैं क्या बताऊँ आपको उनके बारे में। फैमिली की बैकबोन, हमारी फैमिली के दो ऐसे लोग हु आर ऑलवेज देयर थ्रू थिक एंड थिन, और हर अच्छे वक्त बुरे वक्त में एडवाइस करना, संभालना। हमें पता है कि जब हमारी फैमिली में कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी हो, तहमीना आपा और खालिद भाई जब होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि हमें पता है कि दो ऐसे लोग हैं हमारी फैमिली के जो कि एडवाइस भी सही देंगे और बताएंगे भी कैसे करना है। और जब खालिद भाई होते हैं तो हमें एक रहता है कि घर के एक बड़े हैं, तहमीना होती हैं तो हमें पता है कि हमें जो मशवरा होगा वो ऐसा मशवरा होगा जिससे फ़ायदा ही होगा। शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ऑब्वियसली तहमीना मेरी बड़ी बहन जो हैं, मेरी बहन होने के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में मेरी गाइड भी हैं। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, हमेशा बताया, समझाया। मेरा पहला जो रेडियो एक्सपीरियंस था वो खालिद अनम के ज़रिए ही था, क्योंकि खालिद अनम रेडियो प्रोग्राम करते थे और उन्होंने मुझे अपने साथ एक दफ़ा लेकर गए थे FM 100, और मैंने वहाँ जाकर जब उनके साथ देखा रेडियो का माहौल तो मुझे रेडियो से मोहब्बत हो गई। तो आई ओ हिम माई लव फॉर रेडियो इन दैट रिगार्ड। म्यूज़िक हो, आर्ट्स हो, कल्चर हो, my sister and my brother-in-law have always been at the forefront of introducing us to all kinds of beautiful things. So I love you both. खुश रहें, सलामत रहें, and have a wonderful time on the show. वैसे कैसा लगता है कि जब आपके से बेबी मैं यही कहूँगी कि Almost baby brother. ऑलमोस्ट खेला, बेबी हाँ। ब्रदर, हाँ, ऑलमोस्ट बेबी ब्रदर। कि वो जब उसका सरप्राइज सामने आ भी जाना, मतलब उनके मैसेज वीडियो मैसेज आ जाना, और बहुत जब अच्छा वो- लगता जब वो है। अकम्प्लिश इतना करना हम लोग मेरी जो फैमिली है और खालिद की भी फैमिली, हम बहुत क्लोज नेट फैमिली हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि मशवरा, मतलब वी जस्ट बीन थ्रू अ वेरी पर्सनल ट्रेजिक इंसिडेंट। मेरे बड़े भाई का इस वक्त इंतकाल हुआ अभी कुछ माह पहले। मतलब उनको अक्टूबर में कैंसर डायग्नोज हुआ, 4th स्टेज, एंड देन ही पास्ड अवे इन जनवरी। सो दैट वाज वन क्राइसिस इन द फैमिली जो कि एकदम अचानक से हमारे ऊपर आया और हमें डील करना था। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा डील इस तरह करना था कि मैंने सारे बहन भाइयों को बिठाया, बहनों को, उनके बच्चों को। बट इन दी एंड जब सब हम लोगों ने सिचुएशन एनालाइज की कि भाई ये है, डॉक्टर इज़ नॉट गिविंग अस एनी ऑप्शन, ये सिचुएशन है, दिस इज़ द टाइमलाइन, ये वो, तो इन दी एंड जितने भी बहन भाई थे, जो मेरे से बड़ी भी बहन है, उन्होंने कहा कि यू टेक द डिसीजन, एंड आप जो डिसाइड करेंगी, जो लाइन ऑफ एक्शन आप लेंगी, व्हाटएवर लिटिल वी कुड डू इन दैट सिचुएशन, वी विल फॉलो यू।
तो उससे एक हिसाब से जिम्मेदारी भी मेरी मतलब आई वॉज फीलिंग बर्डन नॉट दैट दे वर नॉट आस्किंग मी टू डू एवरीथिंग, दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प, बट वो जो एक जैसे डिसीजन भी आपने कहा कि डॉक्टर्स ने भी आप लोगों को ऐसे ऑप्शन नहीं दी, तो कितना खुद को आप लोगों ने हेल्पलेस उस वक्त फील किया? कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम फिर एज अ फैमिली हम करबला गए, सब बहन भाई, मेरी फैमिली मतलब खालिद, मेरा बेटा, आधे बहन भाई, फिर हम लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ डिवाइड की, पीछे कुछ लोगों को छोड़ा, जैसे मैंने अपने बड़े बेटे को पीछे छोड़ा, एक बहन पीछे रही भाई का ख्याल रखने के लिए, बिकॉज हमें था कि हमारा ऑलरेडी प्लान बना हुआ था 1 साल से कि हम जाएं इस सिचुएशन में, हमें ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। इरादा भी किया कि वो चेंज करे प्लान, लेकिन अब्बास ने जो इनका भाई था उसने कहा नहीं तुम जाओ जरूर वहाँ। तो वो जिसे कहते हैं, मुझे लगता है कि खुशियों के साथ साथ जब फैमिली में कोई ट्रेजेडी होती है वो आपको ज़्यादा करीब ले आती है। और पे वहाँ पे जनाब अब्बास के रोज़े पे जाके तो आपके भाई का नाम भी अब्बास है, तो आपने ज़्यादा वहाँ पे हाँ बिल्कुल, और हमने वहाँ पे एज अ फैमिली बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजारा। और मज़े की बात यह कि हमारे फैमिली के जो रिलीजियस एडवाइज़र है, जो पूरी जिसे कहते हैं वीकली रिलीजियस कंसल्टेशन उनसे होती है, वो खालिद अनम साहब हैं कि मेरे बहन भाइयों को सो मच के मेरी अम्मी को भी अगर कोई चीज़, कोई कुरान की आयत, कोई वाक़या, कोई चीज़ समझ नहीं होती है तो फ़ौरन जो है वो मेरे छोटे बहन भाई खालिद को जीजू कहते हैं, तो फ़ौरन जीजू को कॉल किया जाता है। या अम्मी भी संडे का वेट करती हैं कि खालिद मैं आपका वेट कर रही थी, मुझे आपसे ये चीज़ पूछनी है, ये कैसे। सो उस लिहाज से वी आर अ वेरी क्लोज नेट फैमिली। और जहाँ तक डीनो का सवाल है, माशाल्लाह ही इज़ डन सो वेल इन हिज लाइफ, ही इज़ बीन वर्किंग फॉर BBC, 10 साल उसने काम किया, सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू किया, ही इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क। He over emotional, bit hyper, but he's a good kid. तो मुझे बताएं कि डीनो की आपके बेटों के साथ कैसी केमिस्ट्री है? बहुत ज़बरदस्त, दोस्तों बहुत की तरह है। ज़बरदस्त, मतलब दोस्तों क्राइम की पार्टनर्स तरह। हैं। वो मतलब इतनी केमिस्ट्री है कि वो हैं उनसे बहुत बड़े, उनके मामू हैं, मगर वो समझते हैं उनको बच्चों की एज को और अपने आप को सेम समझते हैं। हाँ, ये वैसे वाकई होता है, जो नीसिस भी है ना, भांजियाँ भी होती है, वो और खाला, मतलब कुछ भी तो उनको लग रहा था हम एग्जैक्टली सेम एज के हैं। आप मुझे बताएं, आपके वो जो इनकी से तो पता चल गया कि इनकी अम्मा और उनके बाकी घर वाले भी कितना रिलाई कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों पे, वैसे आपके जो है वो कैसे ससुरालियों से ताल्लुक आते हैं? वो जो ईद के दूसरे दिन वाले खाना, जो जिसके बाद अक्सर जोक भी है कि लोग कहते हैं जी ससुराल जाना होता है, बेगम के मैके जाते हुए कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं, मेरे ससुराल वाले मुझे बस किसी कहते हैं ना कि शॉर्ट ऑफ एक बुत बना के पूजा नहीं करते। मेरी सास, मेरी सालियाँ, मेरे साले एक्सट्रीमली लवेबल, बहुत इज्जत, बहुत एहतराम, बहुत मोहब्बत, वेरी गिविंग। यानी जाएंगे तो हलवा बना दिया कभी मेरी सास ने, खालिद को बहुत पैम्पर किया जाता है, मुझसे पूछे। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी अम्मी इनको बहुत पैम्पर करती हैं, मेरी बहनें इनको बहुत पैम्पर करती हैं, मेरे सारे भाई, और पैम्परिंग के साथ साथ वो इनसे डरते भी हैं कि मतलब बात कि आप ठीक है जाते खामोश हो, ठीक है। हाँ, उनको ये होता है कि ये चीज़ जीजू को बुरी ना लग जाए, कहीं जीजू ने बुरा तो नहीं मान लिया, कि जीजू नाराज तो नहीं हो जाएंगे। एहसास करते हैं मतलब बहुत उनको ज़्यादा। मेरी नाराजगी और मेरे उसका इतना एहसास नहीं होता जितना खालिद का होता है। दे जेन्युइनली लव हिम अ लॉट। अच्छा, मुझे बताएं, माशाल्लाह से 2 आपके बेटे हैं, साहबजादे हैं। ये मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग अ डॉटर इतनी प्यारी चीज़ होती है। मैं अपने अब्बू को देखती हूँ ना कि मेरे अब्बू की ईद भी तब होती है जब मैं घर में जाती हूँ, और हमारी बहुत सारी चीज़ें अम्मी की भी होती ही तब थी जब बेटी घर में जैसे वॉक इन करती है ना। बेटे तो हैं दोनों सामने, लेकिन बेटियों को ज़्यादा आप फील करते हैं कि हाँ कभी हमारी बेटी भी होती? नहीं, मैं क्योंकि मुझे अपने जी दोनों से मेरा सवाल, औलाद से इस कदर मोहब्बत है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं, अब वो तो जब होगा तो पता चलता, होता तो पता चलता। इसीलिए शायद मैं हर उस बच्ची को जो मेरे साथ काम करती है बेटी ही समझता हूँ और उसको वही रुतबा देता हूँ कि मैं तहमीना कभी कभी मुझे कहती है कि आप अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए इतने पोजेसिव हैं, शुक्र है कि बेटी नहीं हुई, पता नहीं क्या करते उसके साथ। सो हमने औलाद अल्लाह से यही मैंने मांगी थी और अल्लाह ने, मौला ने मुझे ये दी। जैसे आपने बताया भी था कि आपने मन्नत मानी हुई थी दोनों बस की, मैंने तो मांगा था और मौला ने दे दिया, और बस मौला का करम है, शुक्र है। हमारी बहू बहुत अच्छी हमें मिली, अभी वो बेटी की कमी पूरी होगी। हाँ, वो, और वैसे भी
घर की जितनी बच्चियां हैं, मेरी भांजियाँ, भतीजियाँ, मेरी सालियाँ, उनके बच्चे, वो सब बच्चियाँ ही हैं हमारी। उनको मैंने किसी और नज़र से कभी नहीं देखा। यानी मैंने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है। जो मेरी पहली भांजी जब मैं मैट्रिक में था 1975 में, तो आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए, वो तब पैदा हुई थी। तो मेरा ये है कि 1975 तक जो भी बच्चा है वो मेरा बच्चा है। तो मैं मैट्रिक में था, उससे मैं और किसी नज़र से देखता नहीं। तो वो बड़ा अच्छी फीलिंग है। और अच्छा, इन्होंने तो जैसे वो मन्नत मानी थी ना दोनों बेटों की तरह, तो क्या आपने भी यही मन्नत मानी थी और आपकी भी यही ख्वाहिश थी कि बेटे हो? नहीं मदीहा, आई एम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। मैं अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहने वाली औरत हूँ। हम भी राज़ी रहते हैं इस बात जब में। मेरा पहला बेटा हुआ, दूसरा हुआ, मैं उसमें भी खुश थी। और मैं ये समझती हूँ कि जो लोग खुश नहीं होते और फाइट करते हैं अगेंस्ट गॉड्स डिसीजन, उनको मैं थोड़ा सा नापसंद करती हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने जब भी जो भी दिया है मैं उसमें राज़ी रही हूँ। और ज़ाहिर है 2 बेटे दिए अल्लाह मियाँ ने, सेहतमंद दिए, फर्मा बरदार दिए, अच्छे बच्चे दिए, उसका बहुत बहुत शुक्र है। हाँ, बेटियाँ बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बेटे तो जब निकल जाते हैं, ये तो घर की रौनक है। हम लोग एक्चुअली 4 बहनें हैं और 4 भाई हैं, मगर मेरी अम्मी को अभी भी बेटियां पसंद हैं। वो रीज़न ये है कि अम्मी को सब बेटियां ही मिलकर संभालती हैं, सब बेटियां ही मिलकर टाइम देती हैं, बेटे भी करते हैं, बट जो एक प्रैक्टिकल टाइम है और जो एक प्रैक्टिकल शेयरिंग है, और मैं समझती हूँ कि जिन लोगों की बेटियां हैं बहुत सुख देती हैं आगे वो सब बड़ा अब डिपेंड करता है। मैं इस पे इतना प्रेजुडिस नहीं हूँ। हमारे यहाँ बेटा हो बेटी हो, आपकी तरबियत होती है, कुछ प्री कंसीव नोशंस होते हैं। आई रिमेंबर मेरे बड़ी बहन, अल्लाह सलामत रखे उनको, उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। तो जब दूसरी बेटी हुई तो बड़ा उनके ससुराल में ऐसे नाम हो, पंजाब का फेयर बेटी हो गई, मतलब बिग डील यार, क्या मतलब फेयर बेटी हो गई। सो जैसे हमारे यहाँ मेरे सबसे बड़े भाई अल्लाह बरी की रहमत करे, उसके बाद मेरी बहन हुई। तो जब मेरी बहन हुई थी तो वो डॉक्टर ने आगे कहा था, मिसेस फर्न, मुझे याद है कि सॉरी मेजर, यू गॉट अ डॉटर। डैडी से व्हाट डू यू मीन सॉरी, यू नो वो था ना उस जमाने में अंग्रेजों का, ही सेड आई लव माय डॉटर। सो हमारे घर में मेरे दादी टाइम वो लोग मतलब सब में हाँ होता था। तो वो तो हमारे घर में ख़ास तौर तहमीना को पता है कि जो मेरा अपना ददियाल है उसमें बेटी जो होती है वो क्वीन होती है। हाँ, ऐसे ही होता है। सोचे सारे ईद ही, मतलब लड़कों के लिए आप ज़रा से क्या खरीद लेंगे, शलवार कमीज क्या खरीदेंगे, मतलब जो लड़कियों की जो चीजें आती है, अभी ईद भी आ रही है, आपने अपने बच्चे को जो गरारा बना नहीं, आपके पास अब बड़ा होने देना उसको, पता चलेगा आपके पास कुमैल जैसा बेटा नहीं, अभी आपको पता चलेगा। पास सुने अभी आपके बरखुरदार। चलिए ये बताइए कुमैल ऐसा क्या कहता है, ये बताए मुझे जरा। कुमैल स्टाइलिश है, उनको बहुत ज्यादा शौक है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, परफ्यूम्स का बेइंतहा शौक है, स्मेल्स का, और शॉपिंग का बहुत शौक है। तो वो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई लड़की की कमी महसूस होती है, क्योंकि लड़कों की चीज़ें वैसे ही बहुत महंगी होती हैं। अम्मार जो है वो अम्मार मेरी तरह शी इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज इमेज, उसके बाल कैसे होने चाहिए, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए वो। और अम्मार ज़रा अब्बा की तरह थोड़े लेड बैक एंड थोड़े कैजुअल हैं, बट नहीं वो डिपेंडिंग। अच्छा, बहू को देखते हुए जब आप जिस बेटी को आप घर लेकर आ रहे थे, क्या चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखी कि कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? मुझे सच पूछें तो एक मेरी ख्वाहिश थी, और मुझे अपनी बहू जो हो चुकी हैं और सिर्फ रुखसती बाकी है, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, शी इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड बिकॉज शी इज़ अ वर्किंग वुमन, so she is very practical. आटे दाल का भाव पता है, she knows the struggle. she knows the struggle. तालीम याफ्ता है, उसको पता है कि मतलब इसी प्लैनेट पे रहती है। आजकल मुझे लगता है कि लड़कियां इस प्लैनेट पे नहीं रहती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मामला है। Realistic approach नहीं है। जो माँ बाप जिनके बेटे हैं उनके लिए लड़कियां बहुत इम्प्रैक्टिकल हो गई हैं। दे आर into their vanity, मतलब they are into different kind of
उनको इश्यूज़ हैं। एक तो हर लड़की को मेंटल हेल्थ का इशू है, किसी को बॉडी शेमिंग है, तो किसी को कलर शेमिंग है, तो किसी को डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे हैं। बहुत इम्प्रैक्टिकल लड़कियां हैं। असफ़ा में ये है कि शी हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, देन शी इज़ अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ग्राउंडेड है, और ये चीज़ मुझे उसमें सबसे ज़्यादा अपील करती है और यही मैं चाहती थी, बिकॉज मैं खुद बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड हूँ। हाँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अम्मार खुश है, मैं खुश हूँ, पीरियड। वो जो प्रैक्टिकल हो नहीं हो हमें क्या वैसे। अच्छा, आपको तो वो इवेंट, एक तो इवेंट प्लानर भी है, ठीक है, सारी चीज़ें खुद कर, आपको तो घर का जो इतना बड़ा इवेंट था और आपका इतना बड़ा खास इवेंट नहीं था, इतना बड़ा, बिल्कुल बड़ा खास इवेंट इवेंट नहीं सिर्फ था, फैमिली नहीं, वाले खास थे। इवेंट बिल्कुल भी नहीं था। माशाल्लाह फैमिली में 200 ये बंदे बहुत थे। खामोशी से निकाह था, सिर्फ इमीडिएट फैमिली असफा की थी, इमीडिएट फैमिली हमारी थी। एक्चुअली ये निकाह भी इसलिए हुआ था कि खालिद की फैमिली में ऑलरेडी एक शादी हो रही थी खालिद की नीस की, तो बहुत सारे लोग बाहर से आए थे। हाँ, जी, सबको। तो तो मैंने यही उनके कहा कि दरमियान सबका बहुत हमने शुक्रिया। निकाह कर दिया। अमान अब ने किया इनकी होगा रुखसती होगी, हाँ। एक प्रॉपर इवेंट। हाँ। निकाह में हमने हमारे यहाँ थोड़ा सा निकाह कंजर्वेटिव भी होता है हमारे बिलीफ के हिसाब से, तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स थे कि म्यूजिक नहीं चलेगी, निकाह से पहले भी नहीं चलेगी, बाद में भी नहीं चलेगी। खालिद ने बहुत कंडीशंस लगाई हुई थी कि बाद में कोई पार्टी नहीं होगी, कोई फ्रेंड्स नहीं आएंगे, आप जो है वो निकाह होगा, और बहुत सारी कंडीशंस थी। स्लीवलेस कोई नहीं पहनेगा और साड़ियाँ कोई नहीं पहनेगा, और खवातीन जो है वो सर ढांक के बैठेंगी। एंड हमें ये कहा था कि निकाह के बाद भी नहीं होगा। खालिद ने कहा था निकाह के बाद अपने बेटे को स्पेशली वार्न किया था कोई पार्टी नहीं होगी, चुप करके सब अपने अपने घर जाके नफल अदा करेंगे, और जब अगर आपने अपनी फ्रेंड्स को कोई पार्टी वार्टी देनी हो तो वो फिर आप दूसरे तीसरे दिन या वीकेंड पे दीजिएगा। सो बहुत सारे लोगों को जाहिर है हम किसी को भी नहीं बुला सके थे, बट इंशाल्लाह वलीमे पे। असल में देखिए, मैं ये फील करता हूँ शादी जो है ना एक रिलीजियस कॉवेनेंट है। हम अल्लाह का नाम लेते हैं, रसूल का नाम लेते हैं, आयम्मा का नाम लेते हैं, असहाब का नाम लेते हैं, और मर्द अल्लाह को गवाह बना के और लेके आता है, तो उसके अंदर आप मिलावट नहीं कर सकते। वो प्योरिटी को आप, मैं हमेशा, लोग कहते हैं क्यों, कैसे सक्सेसफुल मैरिज की वो क्या है, की क्या है, उसको उसमें से आप रिलीजन ना निकालें। हाँ, अगर आपने चर्च में कर लिया, या चर्च भी अल्लाह, मेरा मतलब आप कोर्ट में चले गए, आपने कह दिया मैं वो कर, मेरे नज़दीक शादी एक रिलीजन, निकाह सुन्नत है रसूल की, जिसको मैंने रसूल के कहने पे किया। इफ़ आई लव माई प्रॉफिट आई वुड नॉट गो रॉन्ग इन दैट, आई विल ट्राई एंड कीप इट एज सक्सेसफुल एज पॉसिबल। जिस लम्हे हम दीन को उससे खारिज कर देते हैं ना, तो वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि अगर ना चले, अल्लाह ने आपको दिया है कि आप डिवोर्स करें और अच्छे तरीके से करें, अलहदा हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दीनी लिहाज से, ये नहीं बाद में कीचड़ ना उछालें, एक दूसरे को बुरा भला ना कहें। अमार ने ये जो आप मैं सुन रही हूँ, मुझे इतना अच्छा सुनने को लग रहा है, क्योंकि हमने बहुत कम ऐसा देखा है कि प्रॉपर हर चीज़ को उसके डेकोरम की तरह जैसे होनी चाहिए वैसे, और इस बात का ख्याल करते हुए कि जी अगर पाक कलाम पढ़ा जाना है तो सर भी ढका होना चाहिए, तो मुझे बड़ी प्यारी बात लगी। नहीं, आपके बेटे ने इसको कैसे इवन लिया? फॉर द जोड़ा, माय बहू सेट के मैंने उसको कहा कि तुम देख लो, तो उसको एक घाघरा चोली टाइप पसंद आया, तो मैंने कहा बेटा ये तो नहीं हो सकता निकाह पे। निकाह पे यू हैव टू वेयर फुल स्लीव्स एंड फुली कवर्ड जोड़ा। तो रिजवान बेग वो हमारे दोस्त हैं, डिज़ाइनर हैं, उनसे हमने एक पिशवास टाइप चीज़ और वो लहंगे के साथ बनवाया, विच वॉज फुल स्लीव्ड एंड टोटली कवर्ड, एंड शी एग्रीड। मैंने कहा आपने बेटा वलीमे पे या आफ्टर शादी, मतलब रुखसती की सेलिब्रेशंस में कुछ पहनना हो तो पहनना, बट यहाँ लामा साहब आ रहे हैं और यहाँ आपका निकाह है, यू कैन नॉट बी वेयरिंग घाघरा चोली, यू कांट बी showing your midriff or anything, so yeah। नहीं, माशाल्लाह हमारी बहू की फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत उसूल वाले सादे से लोग हैं, कोई अमूमन ऐसे क्रॉस में वो हमारे उसके नहीं है। लेकिन लोग एतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। बड़ी खुशनसीब है कि देखिए जो सास ससुर है वो इतना प्यार भी करे, तारीफें भी करें। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में जाइएगा।
वो गा रहे हैं क्या ज़माना आ गया, क्या ज़माना था। मतलब आप देखें बच्चों का कंटेंट बन रहा है, वो असरा जिसमें है, खालिद अंसाब हैं, बेरोज सब्जवार इसमें है, साजिद खान साहब है, ये सारे टॉप के एक्टर्स, काज़मी साहब हैं, इमरान असलम बैठा, बच्चों के कंटेंट पे काम कर रहे हैं। अब मैं कहूँगी ये नहीं था बेसिकली कि क्या ज़माना आ गया कि हमारे बच्चों के कंटेंट पे तो ऐसा काम ही नहीं हो रहा। नहीं होता, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आई डोंट नो व्हाई। बहुत बहुत बड़ा ये एक खला है और एक फॉल्ट है। हम तरबियत ही नहीं करें भाई। या तो मैंने हमेशा इनसे कहा, मैंने कहा क्या बच्चे पैदा होने बंद हो गए तो हम कौन फिर नहीं बनाते, बड़े हो गए सारे। हर बच्चे को तमीज़, तरबियत, अलिफ बे, ABCD, अखलाकियात, ये तो सब कुछ सिखाया जाता है ना। अब आपने बस वो वालिदैन भी ऐसे हो गए, माफ़ी चाहता हूँ आजकल के, वो ये पकड़ा देते हैं बच्चे को, वो देख रहा होता है खाना खा रहा है। ऐसा नहीं होता, पर्सनल आपको करना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं आपका मुल्क हो 20 साल बाद, वो आज बच्चे को पढ़ा दें आप, वो वैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल किस सही बात है। जगह में आपने रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन आपका असल फ्यूचर आपके चिल्ड्रन है, यू नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू देम। लेकिन ये इतने एंटरटेनिंग वे में आप बच्चों को इतने अच्छे तरीके से वो एंटरटेन भी कर रहे हैं और बच्चे को वो तालीम भी दे रहे हैं, वो तरबियत भी दे रहे हैं। ये हमारा आजकल ग्रिप्स आपको क्या थिएटर लगता है, हमारा जर्मन थिएटर है, उसके हम मेंबर्स हैं। तो हम वो करते रहते हैं ड्रामे ये। और टेलीविज़न पे हमने किया बेनज़ीर की, जब पहली गवर्नमेंट आई थी बेनज़ीर साहिबा की, असलम अज़हर साहब ने कहा कि सारे थिएटर TV पे करो, हमने वो सारे किए। लेकिन आई डोंट नो चैनल्स। अच्छा चैनल्स, अच्छा आप अब के एक्टर्स को भी अगर आप ऐसा कि कंटेंट को ऑफर कर दें तो वो नहीं करेंगे कि भाई मेरा तो इमेज खराब हो जाएगा। मुश्किल काम है। नहीं इमेज, तो ये भी एक अजीब सी बात है, मुझे नहीं पता इमेज क्या होता है। एक्टर्स, अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक नया बच्चा है, हमारा बच्चा ही है, उसमें एक हमने ईद प्ले किया, उसमें ये था कि धमाका होता है और सबके मुंह पे कालक दे, वो कहते मैं तो मुंह पे कालक नहीं लगाऊंगा, मेरा इमेज खराब हो। मैंने कहा भाई बम फटा है यार, वो तो पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट कह रहा नहीं मेरा तो, और तो इमेज खराब हो जाएगा। अच्छा बेटा बस तो इमेज के साथ ही रह ले फिर भी। तो ये कुछ यानी कि वो वाली वो प्रोफेशनलिज्म जो पहले ज़्यादा खत्म हो होती गई, थी वो खत्म नहीं। हो गई। अच्छा, और बच्चों का जो कंटेंट अब ज़रा टेलीविज़न के लिए नहीं बन रहा, आपको क्या लगता है कि अब चीज़ें ज़्यादा रेटिंग ड्रिवन हो गई हैं? नहीं, अभी मार्केट ड्रिवन हो गई है, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले करते हैं। असल में रीजनल हो गया है ना, जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसके हेडक्वार्टर्स इंडिया चले गए हैं। वहाँ से जो एडवर्टाइजर्स हैं वो आपको डिक्टेट करते हैं। सेकेंडली, प्रोफेशनल्स टेलीविज़न जो क्रिएटिव फील्ड है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है ना, कि कंटेंट बनाना करना ये कर, तो अब वो स्पेशलाइजेशन ही नहीं। जब आप एक चीज़ को बिजनेस बना लेंगे तो क्रिएटिविटी तो खत्म हो जाएगी ना। फिर आप देखिए जो बिक रहा है वही बेचूं। अच्छा, जिन्होंने पैशन से जो चीज़ें बनाई, ज़रा मैं आपके साथ वो भी क्लिप शेयर करती चलूँ। ये देखिए हमारा DD शो, ये साथ हमने साथ क्लिप तालीम दी बच्चों को, पढ़ाया आगे साथ में। अच्छा, स्टोरी टेलिंग तो अभी भी मैं बहुत सारे से इवेंट्स में जाती हूँ, जैसे कराची डाउन सिंड्रोम वन उनकी सर्टिफिकेट जैसे में, उसमें मैं देखती हूँ कि खालिद साहब की वहाँ पे स्टोरी टेलिंग की भी होती है बच्चों की। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्टोरी टेलिंग वाला जो एक सेगमेंट है ये हम इनकॉर्पोरेट और इनकलकेट करें। बहुत ज़रूरी। देखिए हम तो छोटे थे, हमें तो अल्लामा इकबाल सुन के हम बड़े हुए हैं। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, पहाड़ और गुलहरी, और ये अब इन लोगों को कोई जानता है? आजकल के बच्चे जानेंगे? अल्लामा इकबाल, मौलवी इस्माइल मीरठी, फैज साहब ने बच्चों के लिए लिखा। सूफी तबस्सुम को कोई जानता है? टोट बटोट कोई जानता है? क्यों नहीं? हमें तो ये रिवाइवल करना चाहिए। आपका भी चैनल वाले हैं, उनसे भी मैं कहूँगा भाई कर लें यार, कुछ नहीं होता। आप महीने में एक दिन रख लें फॉर चिल्ड्रन, मैं आ जाऊँगा आपके लिए कर लूँगा। मतलब वी नीड टू, शायद हमें देख के कोई ये कहे कि यार हमें भी शौक हो रहा है, पर मदीहा कर रही है, मैं बैठा हुआ हूँ, लोग आएंगे, बच्चे बैठे हुए होंगे, कॉज है, और हम एक अच्छी चीज़ उनको देंगे। कितनी ये आई एम श्योर कि ये मैसेज आगे भी जा रहा होगा, एंड वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट। हमें ये सोचना है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ये जो स्टोरी टेलिंग वाला। और हम तो बचपन में इतने खुश होते थे कि स्टोरियाँ, कहानियाँ सुनना किसको पसंद नहीं। रात को सोना होता था तो उससे पहले भी दादा से भी कहना है कि जी कहानी सुनाए, अम्मी से भी कहना कहानी सुनाए। और लोकल कंटेंट बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आउटसाइड कंटेंट बच्चे देख रहे हैं, बच्चे हिंदी कंटेंट बहुत देख रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत बच्चों की स्टोरीज़ और बहुत एनिमेशंस और डिफरेंट प्रोग्राम्स बन रहे हैं। उससे हो ये रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज ज़बान हमारी ख़राब हो रही है, उर्दू भूलते जा रहे हैं, और उर्दू भूलते जा रहे हैं। और हर बच्चा, कैन यू इमेजिन पाकिस्तान में बच्चे उर्दू की ट्यूशन लेते हैं?
मेरी एक दोस्त है, उसका बेटा उर्दू की ट्यूशन लेता है। व्हेन शी टोल्ड मी कि ये उर्दू की ट्यूशन पे जाते हैं, मैंने कहा यार सीरियसली, मतलब तीसरी जमात का बच्चा उर्दू की ट्यूशन ले रहा है। हमारे तो बच्चों को, आप तीसरी जमात के बच्चे की बात करें, यहाँ पे 13वीं स्टैंडर्ड पे जो बच्चा पढ़ रहा है उसको उर्दू पढ़नी नहीं आती। अरे अब तो खैर वो शर्म की जाते बात है। हाँ। असल में ये वालिदैन का कसूर है, मैं इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता। हमारे अपने घरों में ऐसा होता है, देखा है। बच्चे के साथ अभी बच्चा अभी घुटने चल रहा है, माँ ऐसे बात कर रही है, घर वाले ऐसे बात कर रहे हैं, हम कुत्ते के साथ थे, कम सिट नो ये। अरे मैंने कहा क्या हो गया भाई, अंग्रेज के आप लोग कौन हैं? मैं चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल का मेंबर हूँ, उस कमेटी के साथ होता हूँ मैं। OUP के लिए मैंने बच्चों के लिए किताब लिखी है, हम रिसर्च पेपर पढ़े, उसमें कहा जब तक बच्चे को उसकी मदर टंग नहीं सिखाई जाएगी वो किसी और ज़बान में प्रोफिशिएंट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और भाई उर्दू तो वैसे ही जो हमारे जितने माशाल्लाह से इसके जो अल्फाज हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा अदब है। अभी खाली उर्दू नहीं है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, ब्राहवी, पख्तून, सब ज़बानें आपकी हैं, वो तो सिखाएं। ये वाहिद मुल्क है जो अपनी ज़बान से दुश्मनी करता है, मैंने आज तक नहीं देखा। ये वैसे ये बड़ा डिलेमा है। अच्छा, इसमें आपको माओ का क्या किरदार लगता है? आजकल की माओ को भी लगता है कि नहीं, बच्चों से अगर हम ना उर्दू में बात करेंगे, मैं माओ को तो हम बच्चों से इंग्लिश में बात करें ताकि हमारे बच्चे को इंग्लिश आए, हम लोगों में लेके जाए। तो ये माओ का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये एक इट्स अ विशियस सर्कल कि जब बच्चा एडमिशन के लिए जाता है तो ये अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है इसलिए एडमिशन नहीं हम दे सकते, तो माएँ कहती हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप यकीन करें, खालिद की बड़ी बहन है जिनकी शादी कैफ़ी आज़मी के ख़ानदान में हुई हुई है, और खालिद की जो नीस है वो कनाडा में रहती हैं और उनके 4 बच्चे हैं। अगर आप उन बच्चों की उर्दू सुन लेना मदिया, आप हैरान रह जाएंगे। वो आते हैं, वो आपसे जिसे कहते हैं ना बिल्कुल तहजीब वाली प्रॉपर उर्दू में गुफ्तगू करते। पैदा कनाडा में हुए, रहते कनाडा में, बिकॉज माँ बाप घर में उनसे आप जनाब करके प्रॉपर उर्दू में और वो बेहतरीन अंग्रेजी बोलते। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम खालिद नाना, आप कैसे हैं? हम तो आपके पास आए थे, हम कनाडा से जब पहुँचे तो हमें ये मालूम चला कि नाना शिकार पर में ऐसे इतने छोटे छोटे, हाँ, 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चे, मगर वो वहाँ स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं वो, और अंग्रेजी भी उतनी है। कोई उनको कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मतलब वो उर्दू बोल रहे हैं। ये माँ बाप के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो माँ बाप ट्रांसफ़र करते हैं, ये हमारी सोसाइटी के कॉम्प्लेक्सेस हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बंदे की बात को वेटेज नहीं दी जाएगी जो अंग्रेजी में बात कर रहा है। मैं आपसे छोटे सी बात कहूँगी, आपका एक क्रिकेटर अगर गलत अंग्रेजी में, जैसे बाबर से कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला गया तो सबने मजाक उड़ाया, जाहिल आदमी कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं भाई, उसका काम जो है जबान इस्तेमाल करना नहीं है, उसका काम है बैट इस्तेमाल करना, बॉल इस्तेमाल करना, वो उर्दू में बात करे। अरे वो आपको अंग्रेजी की ट्यूशन देने मैं आपको इंटरप्रेटर आप रखें। आप यकीन करें, मैं आपको पता है इवेंट्स करती हूँ, मैंने अभी एक J. के लिए टर्किश बहुत बड़े स्टार्स पहले भी किए, अर्तुग्राल के लॉन्च, तो इस दफ़ा हमने जो है वो उस्मान के जो हीरो हैं उनको हमने बुराक ओज़ुबिश्त का इवेंट किया, परफ्यूम लॉन्च किया। ही कुडंट स्पीक अ वर्ड ऑफ इंग्लिश और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, मुझे कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। मैंने टर्किश काउंसलेट में फ़ोन किया, मैंने एक इंटरप्रेटर उनके लिए लिया, मैंने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया, वो टर्किश में बोल रहे थे, वो उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। मतलब आपके क्रिकेटर का काम इंज़मामुल हक का या किसी का लैंग्वेज टीचर नहीं है, वो लिटरेचर का टीचर नहीं है, वो प्लेयर है। आप उसको इंटरप्रेटर दें वहाँ पे, जैसे श्रीलंकन प्लेयर्स यूज करते रहे हैं, जैसे बहुत सारे और इंटरनेशनल प्लेयर्स उसका बल्ला बोलना चाहिए। आप मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? बिल्कुल, आप उस वक्त उड़ाएं जब उसको उर्दू ना बोलनी है। मजाक भी कौन उड़ा रहे थे, मीम्स भी कौन खुद बना रहे थे, इनको खुद नहीं, गलत अंग्रेजी में मीम्स बना रहे होते। भाई अगर मैं समझती हूँ शर्मिंदगी का मकाम वो है कि आपको उर्दू ना आती है, आप पाकिस्तान में रहें और आपको उर्दू ना आती हो, फिर आप ये सोचेंगे कि वेयर डू यू बिलोंग,
मतलब आपकी मादरी जबान क्या है? हाँ, आप अपनी मादरी जबान नहीं बोल सकते हैं। बाय द वे बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आप ड्रामों में देखें, मैं बहुत बड़ी ड्रामा बफ हूँ, बहुत ज़्यादा ड्रामे देखती हूँ। तलफ़्फ़ुज़ जी लोगों का, बिल्कुल मतलब एक्टर्स हैं उर्दू फिर इतनी डायरेक्टर को खराब नहीं है। आती ना। अच्छा वो बहुत डायरेक्टर को भी नहीं आती। बहुत से लोग बहुत फखर से गलत उर्दू बोल रहे होते हैं, क्योंकि बहुत होता है कि फखर। वो हम- समझते बड़ा असल में मॉडर्न है हम लोग भाई। असल में मेरी और उर्दू रोमन इतनी में लिख अच्छी दिए नहीं, मुझे। हाँ। नहीं, मैंने उनको हमेशा कहता हूँ कि मेरे का ठुड्डे पे इसको मारो जरा, देखो उर्दू में रोएगी ये। सारी अंग्रेजी खत्म हो जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये मैं फील करती हूँ वैसे पंजाबी के साथ भी यही है कि पंजाबी बोलने वाले भी जो लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को वैसे पंजाबी से नहीं सिखाते। उनको लगता है कि इनकी उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो जाएगा। हालांकि नहीं होता, बिल्कुल तलफ़्फ़ुज़ कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप देखिए बात तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है, वो प्रैक्टिस से आता है ना। तो आप कोशिश करेंगे, सिखाएंगे, आ जाएगा। मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है, लेकिन मैं उर्दू बड़ी अच्छी बोलता हूँ। मेरी माँ सियालकोटी कश्मीरी है, मेरा बाप मद्रासी है, लेकिन मैं उर्दू बहुत अच्छी बोलता हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा आप तो पंजाबी बोलते हैं? हाँ, तो क्यों नहीं, मेरी माँ की ज़बान है, उर्दू भी बोलते हो, आप सब उर्दू सिखाने आनी चाहिए। चाहिए। अच्छा, आप इतने इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करते हैं और आपने बड़े बड़े जो अवार्ड शोज हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए हैं। आपको पहले के अवार्ड शोज में और अब के अवार्ड शोज में थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आता है? जैसे आजकल के अवार्ड शोज के बारे में कहा जाता है कि ये वैसे फेयर नहीं जैसे पहले होते थे। लोग फेयर नहीं रहे। आई एम सॉरी, अवार्ड शोज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ जो स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो फैशन के स्टार्स हैं, वो हूएवर इज़ द टैलेंट जो इन्वॉल्व है, जो नॉमिनेशंस में इन्वॉल्व है, मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा मिल गया है। बिकॉज़ आप ये देखें कि एकेडमी अवार्ड्स या आप बाहर के कोई भी ऑस्कर्स देख लें, तो वहाँ पे लोग नॉमिनेट होना अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं। कि इतना नॉमिनीज और है, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े, लियोनार्डो है, मेरिल स्ट्रीप है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको बहुत बाद जाके बुढ़ापे में अवार्ड्स मिले हैं, मगर वो नॉमिनेट होते हैं। वो अपने विकिपीडिया पे ये भी लिखते हैं इतनी नॉमिनेशन Academy ने और नॉमिनेशंस में वहां जाके बैठते हैं। जी। वो And they clap for each वो other. ये शर्त नहीं लगाते तो एक दिन पहले फोन करके मुझे, हाँ। ऑर्गेनाइजर से, यार पहले बता दो मुझे अवार्ड मिल रहा है तो मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। दिस इज बीइंग अनग्रेटफुल, मैं समझती मुझे हूँ। बताइए क्या- ठीक है, देखें अवार्ड शोज सस्ते नहीं होते, बहुत महंगा नुस्खा है, बहुत महीनों की मेहनत जाती है इसके ऊपर, बहुत पैसा एक्टर्स जाता है। पैसे लेते हैं आने के इसमें? कुछ लेते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मांगते हैं जैसे पैसे। मैंने एक बहुत बड़े हमारे फिल्म स्टार हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे बताएं कि मुझे आप कितने पैसे दे रहे हैं अवार्ड में बिल्कुल, आने के। तो बिल्कुल, मुझे बड़ी बिल्कुल, हैरत हुई सुन के। बिल्कुल। दुनिया भर में ऐसा होता है, हमारे दुनिया मुल्क में भर में दुनिया में कहीं नहीं नहीं होता। होता। ये पाकिस्तान में मुझे लगता है कि जो शोबिस के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मिल गया है शायद। एक दूसरे के लिए सपोर्ट के लिए नहीं आएंगे, एक दूसरे के लिए ताली नहीं बजाते भाई। ताली नहीं बजाएंगे, एक दूसरे को चेयर नहीं करेंगे। मतलब अभी मैंने रिसेंटली मदिया को अवार्ड मिल गया तो वो जेलस होने चला जाएगा। 3 महीने पहले मैंने एक अवार्ड शो किया व्हेन आई वाज इनवाइटिंग पीपल। सो बहुत सारे एक्टर्स को व्हेन आई वाज सेंडिंग देम मैसेजेस, कॉलिंग देम, मेरे लिए क्या है तहमीना उसके अंदर? आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं वहाँ पर आके बैठूंगा और बाकी लोगों के लिए ताली बजाऊंगा? क्यों नहीं यार, आपकी इंडस्ट्री है। यू आर सपोर्टिंग योर, मतलब कम्युनिटी भी उस कोई दिन हम- चीज होती है भाई, हम जब कम्युनिटी उस होती दिन जो है कि कितनी नहीं अच्छी होती? बात सुल्ताना ने की, हमें सुल्ताना के साथ हम बैठे थे शाम में, किसी में खाना किया था, 4-5 लोग। कहने लगी, मैं उनको यही कहती हूँ जो ये कह रही है ना, कहने लगी उसने कहा मैं ताली, उसने कहा जब तुम्हें मिलेगा ना बेटा, तुम्हारे लिए भी ताली बजाना कोई नहीं होगा। आप फिर ये ये सोच लो। देखें जो स्टेट के आपके अवार्ड्स होते हैं, जब खालिद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, हम गए, हम वहाँ 3 घंटे बैठे, और मज़े की बात है कि वो 3 घंटा बैठना मेरे लिए इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं आई ओपनर था, बिकॉज़ वहाँ पे डॉक्टर्स, वहाँ पे सोशल वर्कर, वहाँ पे मेडिसिन के फील्ड से, लॉ के फील्ड से ऐसे ऐसे लोग आए हुए थे। उनकी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स थी मदिया, कि मुझे फॉर टाइम बिंग लगा कि मैं जैसे बहुत छोटी हूँ यार, मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं किया लाइफ में। क्या क्या लोगों ने मेडिकल के पेपर्स लिखे हुए हैं, क्या क्या उन्होंने सोशल वर्क किया हुआ है, कितने वो मतलब देहातों में, गाँव में, पहाड़ों में जाके अपनी सर्विसेज देते बहुत रहे। काम हमने करते उन हैं सब यार के वो। प्रोफाइल वहाँ बैठ के सुने। कहने को खालिद साहब स्टार हैं, वहाँ पे और बहुत सारे स्टार थे, तो हम क्या कहें कि हम नहीं सुनेंगे? और हम, हमारे मियाँ को जब अवार्ड मिले तो हमें गाड़ी से बुला लेना। नो,
स्टेट का आपका अवार्ड है और इस स्टेट में सबका हिस्सा है। आपको स्टेट ऑनर कर रही है, आपने उसको भी ऑनर करना है जो एक गरीब चौकीदार है जिसको ऑनर किया जा रहा है किसी अचीवमेंट के ऊपर। हमारी इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि और बढ़ती जा रही है कि मतलब अगर मुझे अवार्ड नहीं मिल रहा तो मैं शो में नहीं आऊँगा। मुझे पहले से बता दो, इफ़ आई एम विनिंग आई विल कम, अदरवाइज मैं वहाँ नहीं आ रहा। तो मतलब हमें कितने नफल का सवाब जितने है। जो डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं उनको अवार्ड्स भी मिल रहे होते हैं, मैं स्पेसिफिक से देख रही होते हैं। हाँ मतलब मैं हमें ठीक वो है, फिर कितना शराइत यादगार लगा लगा देते हैं ना। था, इतना प्यारी पिक्चर है ये, कितना यादगार लगा, मतलब वक्त बड़ा ही है। ये शर्त लगा देते हैं ना बेवकूफ लोग। दिस वाज अ ग्रेट सेरेमनी। मतलब शुक्र इतना आपको अल्लाह, लगेगा अल्लाह कि का पाकिस्तान में यार इतना काम कर रहे हैं लोग और ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं और अनसंग हीरोज हैं। एग्जैक्टली। और हम मतलब कीड़े तो फौरन निकालते हैं, लेकिन वो यकीन करें ताज मुल्तानी साहब थे यार, उसके कुछ अरसे बाद डेथ हो गई उनकी। कितने उन्होंने कौमी चैनल गए, ना ये टिकटॉक्स नहीं बनाते अल्लाह ना, मियां उनको गरीब बख्शे। रहमत करे, हाँ। जिना की जो कितनी प्यारी, कितना कितना बड़ा काम। सच अ हाई वो अचीवर। कोविड के टाइम में उस औरत को कैंसर भी था, वो कसम अपनी खुदा की, कीमोस भी वो करा रही पंजों होती पे खड़ी हुई थी और वो। उसके बाद डॉक्टर सीमी जमाली जाके फिर कोविड के वार्ड वाला सबका दौरा भी कर दिया। क्या प्यारी वो क्या औरत है। बंदा गरी के रहमत करे, थैंक यू सो मच। परवरदिगार। इतना काम करते हैं इस मुल्क बस में लेकिन लोग। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, उनके बिलियन फॉलोअर्स नहीं कोई है, इस नहीं वजह है, से हाँ। थैंक यू अरे सो मच, आप लोग मेरे शो में आए और Thank you. बातों में हमें टाइम Wonderful, पता नहीं चला wonderful. क्योंकि जो बातें हुई ना वो बिल्कुल दिल से बात हुई और दिल से जो बात निकली हमें लगा हम है, आपके वो घर सबसे आए। आए। मुझे बहुत अरे बस बाकी अपने मेरा शौहर को घर है। बुला रहे थे, हम दोनों यहाँ बैठते हाँ, गप्पे लगा और रहे थे। मुझे लगा कि आज मेरे घर वाले आए हैं और माशाअल्लाह। मेरे घर में है, मुझे और सदा अच्छा खुश लगेगा। रहो, Thank you. सलामत रहो। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। इलाही आमीन।